हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का रायसाब अकेडमी पर। ट्यूबरक्लोसिस के पार्ट 1 के अंदर हमने साइन और सिम्टम्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट के बारे में डिटेल में बात की थी। आई होप वो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हम डील करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के साथ, यानी किस तरीके से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, वो किस तरीके से बॉडी को इन्फेक्ट करता है और जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसके अपोज में किस तरीके से रिस्पॉन्स शो करती है। चलिए शुरुआत करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी किसी भी कारणवश, चाहे वो इनहेलेशन के द्वारा हो, बेसिकली इनहेलेशन के द्वारा जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो हमारे इनहेलेशन के द्वारा जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है, तो उसके बॉडी के अंदर जो बेसिला है वो उसके स्नीज के द्वारा बाहर ड्रॉपलेट के तौर पर एनवायरमेंट में देखने को मिलता है। और अगर हम उस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हम बेसिलाए अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेते हैं। तो किसी भी कारणवश क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एम ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्यूबरक्लोसिस का, वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है। कहां पे एंटर करेगा? लंग्स में एंटर करेगा, क्योंकि इनहेलेशन जो है वो डायरेक्टली कहां पे जाएगा? बेसिला लंग्स में जाएगा इनहेलेशन के द्वारा। लंग्स में जाने के बाद ये कहां पर डिपॉजिट होगा? ये जो बेसिला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे लंग्स के एल्वोलाई के अंदर एंटर करता है, वहां पे जाके डिपॉजिट करेगा। एल्वोलाई क्या जगह है? जैसे कि हम अपने लंग्स की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे दो लंग्स होते हैं। तो ये हमारा ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जो है ये कैसा रहता है? यहाँ पे इसके आसपास सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये सी शेप कार्टिलेज मेक श्योर करते हैं कि जब भी अगर हवा की कमी होती है तो हमारी ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। फिर ये ट्रैकिया कन्वर्ट होता है हमारे ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस अंदर जाके कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटी जो ब्रांचेस हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जहां पे एंड होती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कैसे? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई। और एल्वोलाई जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे लंग्स का, यानी यहां पर एल्वोलाई वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन और CO2 हमारी बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में एक्सचेंज की जाती है। यानी एनवायरमेंट से O2 लिया जाता है, वो O2 हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड जो वेस्ट ब्लड है वो क्या करेगा? CO2 को एल्वोलाई में भेजेगा, और एल्वोलाई से वो CO2 एनवायरमेंट में हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस रहता है डिफ्यूजन का, यानी हमारी बॉडी यानी हमारे लंग्स में जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है वो प्रोसेस किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिटेल में मैं आपको इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आपको एक क्लास के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ बेसिकली जिस तरीके से हम जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, हमने बात की थी कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है। ये कैसा है? ये ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया है। ये एक ऑब्लिगेट एरोबिक टाइप का बैक्टीरिया है। ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब होता है असेंशियल है इसको O2, यानी O2 की प्रेजेंस के अंदर ही ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा, और हमारी बॉडी में एल्वोलाई से अच्छी जगह इसको और कोई नहीं मिल सकती, इसलिए ये सीधा एल्वोलाई में जाके डिपॉजिट होना शुरू होगा। अब जैसे ये बेसिलाई डिपॉजिट होता है एल्वोलाई के अंदर, अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्वोलाई में बेसिलाई आ चुका है। आने के 3 वीक्स के बाद, कितने टाइम बाद? आफ्टर 3 वीक्स, तो आफ्टर 3 वीक्स अब हमारी बॉडी इस पे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। कैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी? यहां पे एक्टिवेशन होगा CMI का। CMI का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी अब हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्टिवेट होगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। यहां मैं आपको बताता चलूं कि हमारी बॉडी में बेसिकली 2 टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। एक होती है HMI और एक होती है CMI। HM का मतलब होता है
ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर पाई जाती है, जबकि CMI हमारी बॉडी की सेल्स में पाई जाएगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो HMI है या इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बेसिकली हमारी जो बी सेल्स होती हैं, बी सेल्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल हैं, वो क्या करेंगी, एंटीजन के अपोज में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो ये देखा जाता है हमारे एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। जबकि CMI की बात करें तो यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं, CMI को एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, तो हम इम्यूनिटी के ऊपर भी एक डिटेल में क्लास लूंगा मैं, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा HMI और CMI के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे CMI एक्टिवेट हो चुकी है, यानी हमारी बॉडी ये बेसिलाई के एंटर करने के 3 वीक्स के बाद हमारी बॉडी को जैसे पता चलता है कि बेसिलाई बॉडी में एंटर हो चुका है, तो यहाँ पे CMI एक्टिवेट होगा। इस CMI की वजह से क्या होगा, जो टी सेल्स हैं वो क्या करेगी कि हमारी ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो मोनोसाइट्स होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करेगा। और ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा ये बेसिलाई है, हमको पता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई है वो कैसा होता है, रॉड शेप बेसिलाई होता है। कैसा होता है, रॉड शेप बेसिलाई होता है। जैसे ही टी सेल यहाँ पे काम करना शुरू करेगी, CMI एक्टिवेट होगा, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करेंगे, इसके आसपास इस बेसिलाई को सराउंड कर लेंगे। इस बेसिलाई को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। सराउंड क्यों कर लेंगे, ताकि ये बेसिलाई एक जगह पर ही लोकलाइज्ड हो जाए, या एक ही जगह पर इसको ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये फर्दर मल्टीप्लाई करके बॉडी के अंदर ग्रोथ ना करे। ठीक है, तो जैसे ही CMI यहाँ पे एक्टिवेट हुई, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो बेसिकली हमारे WBC का पार्ट है, WBC फर्स्ट लाइन डिफेंस शो करती है हमारी बॉडी के अंदर। जहां पे भी इंफेक्शन होगा, सबसे पहले WBC वहां पे पहुंचेगी और उस इंफेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या कर रही है, इस बेसिलाई को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल जो बेसिलाई है, इसको सराउंड करने की कोशिश करती है, ताकि इसको लिमिटेड एरिया के अंदर ही रखा जाए, ये बेसिलाई ग्रोथ ना करे और बॉडी के बाहर, लंग्स के बाहर ना चला जाए। अब यहाँ पे CMI एक्टिवेट हो चुका है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ने सराउंड कर लिया है बेसिलाई को, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी ये जो एक तरह का फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिलाई को सराउंड कर लिया गया है मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसको ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन का कहते हैं। और हमने शुरुआत में जब डेफिनेशन की बात की थी, तो वहां पे हमने बात की थी कि ये बीमारी ग्रेन्युलोमेटस होती है, यानी यहाँ पे ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेजेस होती हैं, बेसिकली बॉडी की नहीं, यहाँ पे लंग्स के अंदर ही, मैं आपको आगे बताऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम करेंगे, एलुलाई की जब हम बात करते हैं, तो एलुलाई में बेसिकली 3 टाइप्स की सेल पाई जाती है। कितनी टाइप की, 3 टाइप्स की सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। कौन कौन सी 3 टाइप्स की सेल यहाँ पाई जाएगी, एक पाई जाती है न्यूमोसाइट्स टाइप 1, न्यूमोसाइट्स टाइप 2 और मैक्रोफेजेस। और क्या पाए जाएंगे, जो टाइप 3 सेल होती है वो कैसी होती है, मैक्रोफेजेस होती है। न्यूमोसाइट टाइप 1 का काम क्या रहता है, ये सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करेगी। टाइप 1 सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। टाइप 2 जो सेल है वो बेसिकली यहाँ पे सर्फेक्टेंट बनाने का काम करती है। किसका काम करती है, सर्फेक्टेंट बनाने का काम करती है। ये सर्फेक्टेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है एलुलाई कहीं कोलैप्स ना हो जाए, यानी ये प्रिवेंट करता है एलुलाई के कोलैप्स को, एटेलैक्टेक्सिस को, उसको ये प्रिवेंट करेगा। मैक्रोफेजेस जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगी। अब ये जो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो गया है, यानी अब हमने क्या किया है, ये जो न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट है, इसने इसको सराउंड कर लिया है, ये इसको किल करेंगी, बेसिलाई इसके अगेंस्ट में फाइट करेंगी, किल करेंगी। अगर किसी भी इंसान की
उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंटर किया है, उसकी इम्यूनिटी यदि अच्छी है तो ये सेल्स उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगी और इस बैक्टीरिया को किल कर दिया जाएगा। बाद में यहाँ पे जो वेस्ट बचेगा, उस वेस्ट को कौन क्लियर आउट करता है? जो मैक्रोफेजेस हैं, यानी एल्बुलाई के जो टाइप 3 सेल्स हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट होंगी और मैक्रोफेजेस यहाँ पे क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस शुरू करेगा। यानी फेगोसाइटोसिस का मतलब है डायरेक्ट एनगल्फ कर लेना, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एंटीजन है, जो भी यहाँ पे फॉरेन मटेरियल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसको एनगल्फ कर लिया जाएगा ताकि उसको वहां से साफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। इस फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस की वजह से यहाँ पे क्या होता है? आसपास लोकलाइज्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि जहां पे आज आप समझिए कि जहां पे कोई युद्ध हुआ है, जहां पे कोई वॉर हुआ है, तो आसपास की जितनी भी एरिया है उस एरिया के अंदर डैमेज तो देखने को मिलेगा। तभी वहां पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं युद्ध हुआ है, वॉर हुआ है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है? आसपास की जो सेल्स होती हैं, जो बेसिकली स्वस्थ हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी टिश्यूज हैं, उनको भी आसपास की टिश्यूज को सराउंड करती है, इन्फेक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे क्या होता है कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये इनहिबिट करता है फ्यूजन विद लाइसोसोम्स एंड क्रिएट्स लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। ये जो मैक्रोफेज सेल होती है, इस सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम को लाइसोसोम कहा जाता है और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है कि ये एंटीजन को अंदर लेगा और एंटीजन को अंदर लेने के बाद ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस पे एक्ट करेगा और ये जब एंजाइम इस पे एक्ट करेगा तो उस एंटीजन को किल करेगा, उस बैसिलाई को या उस कोई भी फॉरेन मटेरियल, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसको वो अंदर लेगा और अंदर लेने के बाद उसको किल कर देगा, उसको एनगल्फ कर देगा। अब क्योंकि ये चीज यहां पर क्या करती है? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन स्प्रेड करती है, यानी आसपास के सराउंडिंग एरियाज को भी अफेक्ट करेगी। तो ये इन्फेक्शन जब वहां पर बाद में देखा जाएगा तो केसीएस चीजी टाइप का नेक्रोसिस वहां पे देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी कुछ वेस्ट इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, हम जानते हैं कि जब भी कहीं पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहां पस का फॉर्मेशन होता है, वहां पे सुपरेशन देखने को मिलता है। जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वहां पे पस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी वही है कि जब भी ये बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जब किल होते हैं ना तो वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं और वो टॉक्सिन्स आसपास की सेल्स को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जब ये बेसिला अपने टॉक्सिन को रिलीज करेगा, आसपास की सेल्स भी उसमें डिस्ट्रॉय होंगी, डैमेज होगी, तो वहां पर व्हाइट चीजी केशियस टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। यानी जो सेल की डेड हुई है, जो भी सेल्स आसपास की सेल्स या टिश्यूज डेड हुई हैं, वो केशियस चीजी नेक्रोसिस वहां देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन में हमने बात की थी ग्रेन्युलोमेटस के साथ साथ हमने नेक्रोटाइजिंग डिजीज भी कहा था। यानी ये डिजीज में क्या देखने को मिलता है? नेक्रोसिस देखने को मिलता है। यानी यहां पर सराउंडिंग सेल्स का क्या होगा? नेक्रोसिस होगा। तो केसियस चीजी ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा है? केसियस या चीजी टाइप का नेक्रोसिस वहां पे देखने को मिलेगा। ये बात आप लोगों को नोट करनी है। अब ये नेक्रोसिस क्या करता है? कॉज करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई एंड सराउंडिंग सेल्स। देखिए, अब ये आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि हमने क्या बात की थी कि मोनोसाइट्स ने, न्यूट्रोफिल्स ने यहां पर जो बेसिला है उसको सराउंड कर लिया था, किल हो गया है यहाँ पर जिस टिश्यू से वो बैक्टीरिया अटैच हुआ था साथ साथ में वो टिश्यू भी अफेक्ट हुई है। अफेक्ट होने के कारण जब यहाँ पे मैक्रोफेजेस काम करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे नेक्रोसिस हो चुका है। क्या हो चुका है? अब यहाँ पे पूरा नेक्रोसिस हो चुका है। नेक्रोसिस हो चुका है, सारी सेल डैमेज हो चुकी है, यानी अब यहाँ पे गड्ढा बन गया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई टिश्यू सेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैक्रोफेजेस ने उन सारे इन्फेक्शन को एनगल्फ कर लिया है, खत्म कर दिया है। जब मैक्रोफेज ने यहाँ पर एक्ट किया है तो एक ये गड्ढा बन गया, ठीक है। अब ये गड्ढा बन गया तो गड्ढा बनने के बाद यानी अब जो ये एल्वुलाई था, ये जो एल्वुलाई का एरिया था, जब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सरे में तो यहाँ से जो यूवी रेज है वो सीधा पास हो जाएंगी और पास हो जाएंगी तो वहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? गॉन्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गॉन्स कॉम्प्लेक्स वहां पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सरे इसी चीज पे वर्क करता है। मान लीजिए ये कोई बोन है, ठीक है, ये बोन है। एक्सरे की जो रेज है वो क्या करेगी? ओपेक मटेरियल के ऊपर से क्रॉस नहीं होगी,
एक्सरे में हमको बोन का ब्रेक यानी फ्रैक्चर भी कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे क्या है, कोई क्रैक है। तो जब ये क्रैक से ये लाइट गुजरेगी तो यहाँ पे हमें डार्क कलर का एरिया देखने को मिलता है, और तभी हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये जो स्पॉट है यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी गड्ढा है, फ्रैक्चर है, हड्डी टूट चुकी है, तब वो एक्सरेज जो यूवी रेज है, वो एक्सरेज जो है वो इससे क्रॉस हो जाएंगी, और क्रॉस होने के बाद यहाँ पे हमें गड्ढा टाइप को देखने को मिलेगा। वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी जब भी एक्सरेज जो है, जो रेज यहाँ से गुजरेंगी, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गड्ढा है, रेज यहाँ से सीधा चली जाएंगी, ब्लैक शेडो टाइप का ये एरिया अपने को देखने को मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, गॉन्स कॉम्प्लेक्स। व्हाइटिश कब दिखेगा मैं आपको बताऊंगा वो। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, गॉन्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है, ये जो एरिया यहाँ पे कहलाता है। तो एंटोन गॉन ने इस चीज को डिस्कवर किया था, और इसी को हम जब एक्सरे में देखते हैं तो उसको गॉन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेसिकली ये गॉन्स स्पॉट है, आसपास के एरिया या आसपास के जो लिम्फ नोड है वहां पे जब डिजीज स्प्रेड हो जाती है, या आसपास के लिम्फ नोड में भी ये जब देखने को मिलेगा, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, तब उसे गॉन्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब क्या होता है, अब ये गड्ढा है, अब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस एरिया में क्या है, अब ये गड्ढा हो चुका है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली एरिया है। क्या है ये, एकदम खाली एरिया है। तो बॉडी इसको खाली तो रहने नहीं देगी। कुछ टाइम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फाइब्रोसिस और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू होगा। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम जो मिनरल है वो डिपॉजिट होना शुरू होगा। कैल्शियम डिपॉजिट आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा। और जब कैल्सिफिकेशन यहां पर होगा, तब जाके हम इस एरिया को क्या नाम देते हैं, इसको रेंकीस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तब इसे रेंके कॉम्प्लेक्स, तब इसे रेंके कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आई होप आपको ये फर्क पता चल गया होगा कि इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस हुआ, नेक्रोसिस की वजह से सारी टिश्यूज वगैरह डैमेज हो गई, वहां पे गड्ढा बन चुका है। गड्ढा बनता है, जब उसको हम एक्सरे में देखेंगे, तब रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में देखेंगे, तब वो गॉन्स कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और कुछ टाइम बाद जब ये गड्ढा भर जाएगा, कैल्शियम यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू होगा, यहाँ पे फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब इसको रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, कैल्सिफाइड एरिया है, इसको हम रेंके कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई होप आपको गॉन्स कॉम्प्लेक्स और रेंके कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी रहती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। तो हमने क्या देखा कि जब बैक्टीरिया एंटर करेगा, सबसे पहले वो डिपॉजिट होगा एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई में डिपॉजिट होने के 3 वीक के बाद, आफ्टर 3 वीक्स, हमें वहां पर सीएमआई एक्टिवेट देखने को मिलेगी, यानी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो वहां पे एक्टिवेट होगी। न्यूट्रोफिल्स और आपके जो मोनोसाइट्स हैं वो सराउंड कर लेंगे बैसिलाई को, ताकि उसको ग्रोथ को रोक दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए। फिर वहां पे जब उस बैसिलाई को अगर किल कर दिया जाता है, तो फिर मैक्रोफेजेस वहां पे अटैक करते हैं, और मैक्रोफेजेस उस एरिया को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। अब आसपास का एरिया भी इन्फेक्टेड हो चुका है, नेक्रोसिस वहां पे हो गया है, कैसा, केशियस चीजी टाइप का नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। अब जब वो एरिया पूरा गड्ढा बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा वहां पर, उसकी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन जब हम करेंगे, गॉन्स कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कुछ टाइम बाद जब कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वहां पर कैल्शियम भर चुका होगा वहां पर, उसको जब रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में देखेंगे, तब वो रेंके कॉम्प्लेक्स कहलाएगा।